आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो बिफोर दैट हम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वही 11th वाला वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। एक बार मैं फिर से डिस्कस करूंगा क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा आपका क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे यूज करता हूँ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। सबको याद है ना? मैं केवल यस रिवीजन के सर। तौर पे इसको रखता हूँ ताकि आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। सो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर है। यदि मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और यदि मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये जो क्वांटिटी मिलता है ये क्या होता है? स्केलर और वेक्टर। हाँ जी, यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलेगा ये पी जो मिलेगा, लेट्स से दिस इज पी या सी लिख लेते हैं सी। ये जो सी होगा ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? हाँ जी, आवाज क्लियर है? वेक्टर। हाँ, थोड़ा रिप्लाई किया करो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर और ए और बी में क्या खास बात होगा? तो इसका इंफॉर्मेशन ये होता है कि वेक्टर ए जो है दिस इज गोइंग टू परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। इनफैक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, बोलेंगे जो हमारा रिजल्ट आया वेक्टर सी जो है दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, एंड आल्सो वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यस और नो? यस सर। सी फॉर एग्जाम्पल में यदि हम लें आई क्रॉस जे, तो क्या होता है कि so this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. So this is I hat, this is j hat, and this is k hat. तो ये देखो तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? I से j, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो I से किधर जाना है? j की तरफ जाना है। I से j की तरफ यदि आप स्क्रू को रोटेट करते हो तो स्क्रू किधर को आएगा? क्या स्क्रू का मूवमेंट इधर को होगा? यस सर। होगा। द आंसर इज k। तो इसका मतलब है कि यदि हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो तीसरा उसका जो रिजल्ट आता है दिस इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस इज गोइंग टू परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सो दो वेक्टर को मिला के हमारे पास एक प्लेन बन जाता है। ये एक्स वाई प्लेन है ना। सो दिस इज आवर वेक्टर सी इन दिस वे, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। सो ए क्रॉस बी is going to be your C. Clear? और जो वेक्टर यस C है, सर। ए और बी से जो आपका प्लेन बनता है, जो आपका एक्स वाई प्लेन है, लेट्स से दिस इज अ प्लेन जिसमें आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। तो दो वेक्टर से हमारा प्लेन बन जाता है। दो लाइन से एक प्लेन बनता है ना। एक लाइन से एक प्लेन नहीं बनता, एक लाइन से मल्टीपल प्लेन्स बनते हैं। यदि आपको कोई स्पेसिफिक प्लेन चाहिए तो कम से कम दो लाइन चाहिए। तो दो आपके वेक्टर्स हो गए, तो दो वेक्टर्स से हमारा एक प्लेन बना। वो कौन सा प्लेन हुआ? एक्स वाई प्लेन। और इसका जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस वन एंड दिस इज सबको क्लियर है? यदि वेक्टर ए हुआ और वेक्टर बी, जनरल में हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दो वेक्टर के मिलने से एक प्लेन बन गया। जो तीसरा वेक्टर आएगा दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। क्लियर है सबको? यस सर। तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द टू गिवन वेक्टर्स और द plane containing those two vectors. So this is what is the plane. So this is
plane containing vector A and vector B. क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें आगे में मैग्नेटिज्म में। ये पूरा का पूरा यही यूज होगा। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है? स्क्रू रूल। यस सर। तो स्क्रू रूल यहाँ पे भी आपका लगेगा, मतलब पूरे वेक्टर में आपका जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहाँ पे स्क्रू रूल पे ही हम लोग चलते हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोशन और या लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है। अब आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि मैं किसी चार्ज को रखता हूँ तो उस चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा और कैसे फोर्स लगेगा। The force is going to be given by the force on charged particle. The given magnetic field is given by Q and V cross B. ये हमने स्टार्टिंग में भी बतलाया था कि डिफ्रैक्शन हो रहा था तो वहां पे जो फोर्स लगा उस फोर्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया। याद है जो एक्सपेरिमेंट हुआ था यस हायर टावर साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो वहाँ पे अब यहाँ यस पे क्या सर। क्या चीजें हैं। इसमें तीन क्वांटिटी है। एक है Q, दूसरा है V और तीसरा है B। तीन क्वांटिटीज है ना। Q क्या है? हाँ जी, चार्ज, चार्ज ऑफ पार्टिकल। जो भी पार्टिकल है उस पर कितना चार्ज है। V क्या है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? हाँ जी। अब यहाँ पे देखोगे सो दिस फोर्स इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू V। यस और नो? यस Because this सर। force is going to be the cross product of V and B. So that force is going to be perpendicular to V and B. लिख सकते हैं? ये दो लाइन लिख सकते हैं हम यहाँ पे। यस सर। और ये जो फोर्स है ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि दिस फोर्स इज गोइंग टू बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड V। जैसे जैसे आप V चेंज करोगे तो फोर्स भी चेंज करेगा क्योंकि उसको तो रहना है V के परपेंडिकुलर और B के परपेंडिकुलर। तो अपने आप को एडजस्ट करेगा यदि पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता है तो। यस और नो? यस यस। ऐसा कुछ आपने कहीं पे पढ़ा है क्या जहाँ पे जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो? कुछ पढ़ रखा है पहले जहाँ पे फोर्स जो है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है? पावर। पावर। पावर इज द फॉर्मूला any motion in which the force on the particle is always going to be perpendicular to its velocity. It's a circular motion. सर्कुलर मोशन याद है जी? तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या था? any particle is going to move on circle. So its velocity is going to be tangential and there is a centripetal force which is going to act towards the center. So the angle between the force and velocity is always 90 degree. Yes or no? यस सर। क्लियर? तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है।
फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसका मतलब है कि यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी v, so that particle is going to move on a circle। क्लियर है बात सबको? अजय? Yes. चलो, तो कुछ जितने भी हमारे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट होंगे वो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा। तो सर्कुलर मोशन यदि आपको याद होगा तो यहाँ पे समझना काफी इजी हो जाएगा। जैसे मैं करूँगा पूरा का पूरा, अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक और टॉपिक, इसमें थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, है ना, कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो पॉइंट नंबर वन। सो पहला चीज है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ independent of motion of particle। यस और नो? चाहे जो क्यू है, जो चार्ज हमने रखा है, कहीं पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और वहां पे मैं किसी चार्ज को रख दूं विथ नो वेलोसिटी, या किसी पार्टिकल को रख के मैं इसको कुछ वेलोसिटी दे दूं, तो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि इस पे जो फोर्स होगा, बिकॉज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू बी क्यू टाइम्स ई। So this force is going to be independent of the state of the particle. The state means whether it is going to be at rest or in motion. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैट में हमें ये नहीं देखना है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है कि चार्ज पार्टिकल का मोशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा उस पार्टिकल पे लगेगा, चाहे वो पार्टिकल रेस्ट में हो चाहे वो पार्टिकल मोशन में। क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स के केस में क्या है? मैग्नेटिक फोर्स depend upon or depends on the state of the particle, state of the particle। ठीक है? ये कैसे डिपेंड करता है? मान लो यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, सो वी हैव द फार्मूला F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। यदि पार्टिकल रेस्ट में है तो क्या उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? No, sir. हाँ जी। क्या कोई पार्टिकल यदि रेस्ट में है, मतलब उसका वेलोसिटी यदि जीरो है, तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? No, sir. फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। सो मैग्नेटिक फोर्स किसी पार्टिकल पे कब लगता है? जब पार्टिकल मोशन में। तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल रेस्ट में है या पार्टिकल मोशन में है। यदि पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यदि पार्टिकल मोशन में है तब जाके हमारा कहीं मैग्नेटिक फोर्स वहां पे उस पार्टिकल पे लगता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ जी। दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करें। पॉइंट नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम लोग क्या बात करेंगे? मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ पे एक चार्ज Q रखा है। So what is the direction of this, the force on this charged particle due to this electric field is along the electric field. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir.
But in case of magnetic field, so let's assume that the magnetic field is in this direction, B, and there is a say this cross magnetic field mounted है यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड किधर का डायरेक्शन है इसका पेज के अंदर अंदर। है ना पेज के अंदर में है और मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो करता हूँ विथ वेलोसिटी v और we know that this force is given by q v cross v तो मतलब हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स द फोर्स एक्टेड ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन यस और नो यस तो सर। मैं इसको डायग्राम में दिखला रहा हूँ v अंदर की तरफ v एक हो गया so this is v and this is b so v cross b if I'm going to move in this direction so the vector is going to move in this direction yes or no v से b की तरफ आप स्क्रू घुमा के देखो स्क्रू किधर को जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा so if you see the force is always perpendicular to this velocity and also this is let's say this is your b so this is also perpendicular to the field तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और along the electric field yes or no और यहाँ पे यस सर। if magnetic is perpendicular to the field डिफरेंस दिखलाई दे रहा है यस सर। ये सबसे जो है काफी इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट हम लोग नोट डाउन करते हैं कि तीसरा डिफरेंस क्या है तो तीसरे डिफरेंस की तरफ मूव करते हैं सो वर्क डन बाय फील्ड सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी एस पढ़ा है ना सबने यस सर। यस। So, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सो लेट्स assume that this is the direction of electric field and the charge particle kept here और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सो पार्टिकल भी किधर मूव करेगा इसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव करेगा सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएस यही तो देखते थे ना हम लोग चार्ज पार्टिकल को रख दिया यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है हमने जीरो हमने जस्ट इसको रेस्ट में रखा तो चार्ज पार्टिकल ऐसा मूव करना स्टार्ट कर दिया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे है पैरेलल है तो यहाँ पे कुछ वर्क डन का वैल्यू होगा इसका मतलब कि वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो यस कुछ सर। मैग्नीट्यूड होगा एफ डॉट डी एस बिकॉज एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस इज 0 डिग्री और 180 डिग्री यदि चार्ज हमारा निगेटिव हो गया तो फोर्स उल्टा लगेगा ठीक है किसी को कोई तकलीफ so let's नो say this सर। is v this is your v and the force on the particle is this direction so this is the force so what is the displacement so जिधर velocity होगा पार्टिकल उधर ही जा रहा होगा so this is your ds vector and this is your f vector so what is the angle between f and ds हाँ जी 90 90 डिग्री। degree so what is the work done is equal जीरो। to zero ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में यदि आप किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई वर्क डन नहीं करता है यदि वर्क डन नहीं करेगा तो कोई उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा
ये आप वर्क डन करते हो तभी तो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो ना, आपका एनर्जी उस पार्टिकल के पास चला जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन नहीं करता। यदि वर्क डन नहीं करेगा मतलब वो एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा। यदि एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा तो क्या उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा? नो सर। उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड का बस काम क्या होता है, इट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन। सेम आपका सर्कुलर मोशन में मैं बोलूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या उससे पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है नो सर। सर्कुलर मोशन में? नो, because the angle between centripetal force and the velocity is 90 degree. Hence, the work done by the centripetal force is zero. ये आप लोगों ने जो मेरे पास पढ़ा उसको तो मैंने बताया ही है, लेकिन आप लोगों ने भी जो नहीं पढ़े हैं 11th में मेरे से तो उनको भी पता होगा कि work done by the centripetal force is always zero because centripetal force is perpendicular to velocity. Clear? यस यस So on the सर। same line, आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि the work done by the magnetic field is always zero because magnetic force is always perpendicular to the velocity of the particle, velocity of the charged particle. Clear? तो अब सर्कुलर मोशन में देखते हैं कि आखिर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या था। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन? किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स लग रहा है मतलब वो एक्सेलरेटेड है। मैं थोड़ा सा और बेसिक में जाता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं बेसिक में लेके जा रहा हूँ। तो किसी पार्टिकल पे तो मैं नोट करके लिख लूँ इसको, जो मैं भी बात बतलाने जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली 11th का फोर्स का बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा वहां से काइनेमेटिक्स में भी लेके जाऊंगा ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो वर्क डन के बारे में। सो किसी पार्टिकल पे यदि फोर्स लग रहा है, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ, है ना। यस यदि सर। किसी पार्टिकल पे फोर्स है मतलब कि वो पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, और यदि पार्टिकल एक्सेलरेटेड है सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, अरे बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात बोल रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके वेलोसिटी जो उसका जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो किस रेट से चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इट्स अ वेक्टर। तो किसी वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो वेलोसिटी जो है वो दो तरीके से चेंज हो सकता है। यदि मैं उसका केवल मैग्नीट्यूड चेंज करूं, यदि मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज करूं तब भी मेरा वेलोसिटी चेंज करेगा। यदि मैं उसका डायरेक्शन चेंज करूं तब भी वेलोसिटी चेंज करेगा। या फिर तीसरा केस हो सकता है कि मैं दोनों चेंज करूं। क्लियर? यस मैग्नीट्यूड चेंज कौन करता है? मैग्नीट्यूड चेंज होने से क्या होता है? पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्यों चेंज होता है? जब फोर्स आपके वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, जो फोर्स आपने लगाया है यदि वो फोर्स पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो तो वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए। ठीक है, वो फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, if a particle is going to be kept at this place, if I'm going to apply the force from this side, let's say this mass, so in which direction the particle is going to move? In this way. यस सर। So what is यस the direction of this, the motion of this particle? The same direction as the force. So ये फोर्स क्या करेगा, ये मान लो कि पार्टिकल अभी रेस्ट में है, सो कुछ समय के बाद इसका कुछ वैल्यू हो जाएगा, या यदि इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि v1 है,
तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कुछ v2 हो जाएगा। यदि इसका डायरेक्शन ये था तो अभी भी तो यही है ना इसका डायरेक्शन पार्टिकल का। So this P. force is not responsible for the change of direction of this particle. ये किसके लिए responsible है? This V2 is going to change from the V1. The value of V2 is different from V1, but इसका direction same है. So force यदि particle के motion के direction में लगे तो वो उस particle के magnitude को change करता है। और यदि force जो है वो मान लो कि ये एक पार्टिकल हमने रखा और इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है और हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो व्हाट विल हैपन? दिस पार्टिकल इज गोइंग टू मूव इन दिस वे। यस और नो? Yes, sir. और ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द मैग्नीट्यूड। दिस फोर्स इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन। बात समझ में आई? Yes, sir. तो किसी पार्टिकल के जो फोर्स है वो दो तरीके से लगते हैं। आपका एक तो हो सकता है कि उसके मोशन के डायरेक्शन में लग रहा हो तो वो उस पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। और यदि फोर्स पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ये कौन सा एग्जांपल है? ये सर्कुलर सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन हम देखते हैं उसमें यही चीज काम करता है। और ये जो आप लोग जनरली करते हो जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें जो एक्सेलरेशन है दिस इज पैरेलल टू v। देखा है ना? ग्रेविटी वाला केस ले लोगे तो ग्रेविटी नीचे होता है और एक पार्टिकल को यहाँ से हम डालते हैं तो पार्टिकल इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज नॉट गोइंग टू चेंज। बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. सो हमको यहाँ पे बोला गया कि यदि पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेटेड है मतलब फोर्स हमने लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से भी आ सकता है, डायरेक्शन में चेंज की वजह से भी आ सकता है। सो जो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से आता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स होता है। और जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज की वजह से आता है वो फोर्स हमेशा या वो एक्सेलरेशन हमेशा पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। बात क्लियर है? Yes, आप sir. इसको ऐसे भी लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट वेक्टर डेल्टा वी बाय। एक्चुअली में यहाँ पे काइनेमेटिक्स जो है मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। आप इसको वेक्टर रूल से भी देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। ये आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। या किसी स्टूडेंट से आप जो है ना 11th का नोट्स ले सकते हो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। So this is V and this is also V. So what is the change in, so let's say this is V1 is equal to V and this is V2 is equal to V. The magnitude of the particle in the circular motion is going to be constant. So this angle is theta. So what is the change in velocity? So delta V is defined as V2 minus V1. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. है ना? So this is V2 and this is V1. So V2 minus V1 कैसे निकालोगे? So this is V2, sorry, this is V2 and this is V1. तो यहाँ से यदि आप so one vector, this is your V1 vector and this is your V2 vector. This is V1. So if you are going to do that, तो मैं इसी पॉइंट पे दिख रहा हूँ तो ये है हमारा V2 है ना। और ये हो जाएगा माइनस V1 और V2 माइनस V1 जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो इसका रिजल्टेंट किधर को जाएगा? इधर। बात समझ में आ रही है?
आप इसको प्रूव कर सकते हो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हमारा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन आप पलट के देख लीजिएगा। सो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग एक्चुअली वर्क डन में थे कि किसी पार्टिकल का जो किसी पार्टिकल के वर्क डन जो है फील्ड कैसे करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पार्टिकल पे वर्क डन करता है, सो दिस इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ velocity of the particle. Yes or no? Because the force is in the direction of the motion of the particle. तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, दिस मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू चेंज। और यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मीन्स कांस्टेंट, बट डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और यहाँ पे इसका डायरेक्शन बोले, सो डायरेक्शन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। और यहाँ पे v का डायरेक्शन, so this is going to be change। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस यस सर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम लोग कर रहे थे, सो उसमें पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल का जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड में द पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू चेंज, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। so, मान लो कि मैंने किसी पार्टिकल के पास कोई काइनेटिक एनर्जी के है और उस काइनेटिक एनर्जी से मैंने उस चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर दिया। तो जब उस मैग्नेटिक फील्ड से वो बाहर आएगा, तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा? हाँ जी। किसी चार्ज पार्टिकल को उसके पास यदि काइनेटिक एनर्जी के मैंने मान लिया, मतलब कुछ वेलोसिटी उसको दे दिया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी के है और उस वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया है, तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा किसी भी टाइम के बाद या कभी भी ड्यूरिंग द नो मोशन? सर। नो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन करता ही नहीं है। यदि आप वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। याद है? यस सर। थ्योरम द वर्क एनर्जी एंड पावर, एक चैप्टर था आप लोगों का, तो उसमें क्या था, दो थ्योरम था। एक था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा था अभी वर्क वर्क एनर्जी एनर्जी। थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? The change in kinetic energy is equal to the total work done by all the forces acted on the particle. तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी यदि चेंज करना है तो किसी न किसी फोर्स को काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज करेगा। तो यहाँ पे वर्क डन ही जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? यस सर। सबको क्लियर है? तो देखो, आपको पूरा 11th का मैं यहाँ पे जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग काम करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप बोल सकते हो कि पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा। यदि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। और यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, सो व्हाट इज वर्क डन? तो वर्क डन इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, and this is going to be kinetic energy final minus kinetic energy initial, is a change in kinetic energy. So this implies that kinetic energy final is equal to kinetic energy initial. And what is kinetic energy? So half m v final square is equal to half m v initial square. So this is going to be cancelled out, and this gives final velocity is equal to initial velocity. It means the velocity, the magnitude of the velocity is not going to change, it is going to remain constant. बात क्लियर है? यस सर। यस। है ना? तो अच्छा खासा बात हम लोग कर लिए इसके
और डिफरेंसेस के केस में कि क्या क्या डिफरेंस है, ये तीन डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो इसलिए इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपका काइनेमेटिक्स से रिलेटेड भी है। तो हमने यहाँ पे काइनेमेटिक्स भी काफी कुछ डिस्कस किया है, आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा देख भी लेना। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। तो कुछ इस पे बेस्ड हम लोग सवाल करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, सवाल पे आते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15। A charged particle of mass 5 milligram and charge q is equal to plus 2 microcoulomb has velocity this much. Find out the magnetic force on the charged particle and its acceleration at this instant due to magnetic field this one. V and B are in meter per second and Weber per meter square respectively. So यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है? If you look at this problem, so we have given V as 2I hat minus 3J hat plus 4K hat, or we have given vector B as 3I 3J hat, so 3J hat minus 2K hat. और हमें क्या निकालना है? We have to find out magnetic force. So magnetic force क्या होता है? You know that this is Q times V cross B. So we have to calculate the value of V cross B. So how we are going to calculate the value of V cross B? So this V cross B is nothing but, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ा था तो इसमें हमने ये बतलाया भी था, आई जे के Yes, sir. पहला वेक्टर V, तो दिस इज 2 माइनस 3 4, दूसरा वेक्टर B, so इसका है दिस इज 0, this is 3 and this is minus 2. So by using this formula you can calculate V cross B. Yes or no? Yes. क्लियर है ना? सो V क्रॉस B निकल गया, उसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? चार्ज से। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चार्ज को इसके विथ साइन, कैसे रखोगे इसको? साइन के साथ, मतलब पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। क्लियर? मान लो कि इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 90. लेकिन वहाँ पे साइन हमें क्या रखना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो वहाँ पे हम माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है? तो इस चार्ज का वैल्यू हम लोग हमेशा किसके साथ रखेंगे? साइन के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम एंड चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम। तो हम फोर्स को क्या लिखेंगे? देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? आई हैट, सो ये कैंसिल, सो दिस इज 6 माइनस 12, है ना, माइनस जे हैट, ये गायब, सो दिस इज माइनस 4 माइनस 0, और प्लस के हैट, ये गायब 6 minus 0. So what we are going to left with, minus 6 I hat minus minus plus 4J hat और plus 6K hat. ठीक है? Yes, sir. और इसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? चार्ज से। ये तो V क्रॉस B का वैल्यू है ना, तो फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 2 माइक्रो कूलम है, 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और इंटू आपका जो भी ये वैल्यू होगा माइनस 6 I हैट प्लस 4J हैट प्लस 6K हैट। तो दिस व्हाट इज द फोर्स। और फोर्स मालूम चल गया तो आपसे क्या पूछ रहा है? एंड इट्स एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स बाय मास। सो दिस इज योर फोर्स, और इसमें मास से हम डिवाइड कर लेंगे। सो 5 मिलीग्राम आपका दिया हुआ है,
So 5 into 10 to the power minus 3. So 5 milligram. So 5 milligram को लिखेंगे तो 5 into 10 to the power minus 3 ग्राम, और फिर इसको केजी में चेंज करेंगे तो 5 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3 kg. So 5 into 10 to the power minus 6 kg. Clear? Yes, sir. हाँ जी, आसान है। Yes, sir. इसमें केवल आपको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। सेम टाइप से देखो, आप एग्जांपल नंबर 16 पे आते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है ना एग्जांपल 15 में? No, sir. क्लियर सबको? और एक बार हाँ ना कुछ भी बोल दो जो भी है। Yes, sir. यदि किसी को दिक्कत है तो बतलाओ, और दिक्कत नहीं है तो बोल लो कि सर अगले 16 पे चलिए। ये कुछ Same to रिस्पॉन्ड sir. करो। अरे एक ही तो रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी सब हाँ, सत्यनारायण भगवान का सब कथा सुनता है क्या? थोड़ा सा रिप्लाई किया करो, इंटरैक्टिव होना चाहिए। चलो एनीवे, हम लोग आते हैं एग्जांपल नंबर 16 पे। A charged particle has acceleration this in a magnetic field this. Find the value of x. तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या आपको पता है? मैं इसको मिटा दूं क्या? Yes, sir. जो कि थोड़ा ट्रिकी सवाल है, और इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। हमको क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में दिया हुआ है 2i hat प्लस एक्स जे हैट, और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? b इज इक्वल टू माइनस 3i hat प्लस 2j hat माइनस 4k है। और हमसे इस x का वैल्यू पूछ रहा है। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? आराम से निकालेंगे। थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और हम लोग क्या जानते थे कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है बी के। जानते थे ना? यदि फोर्स Yes, sir. बी के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी बी के परपेंडिकुलर होगा। नहीं, Yes, sir. बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। मास तो स्केलर है ना। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू बी। यदि दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? Zero. हाँ जी, जीरो होना चाहिए। देखो तो यहाँ से भी डॉट प्रोडक्ट निकालने तो क्या आ जाएगा? माइनस 3 into 2, तो दिस इज 6 i वाला, और ये j वाला है, सो x into 2, 2x। k में तो कुछ है ही नहीं, सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो। सो व्हाट इज x? जो कितना आराम से निकल गया। तो केवल आपको ये बैकग्राउंड आपको जो है वो बनाना था। बात समझ में आ रही है सबको? अरे हाँ की ना? Yes, sir. गुड। अब अगला आता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आगे चलते हैं अगले हेडिंग पे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म, ध्यान दीजिएगा क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं, सो हाउ द चार्ज इज गोइंग टू मूव। इसमें भी हम केस वन लेंगे। केस वन होगा व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन perpendicular to the magnetic field।
बात समझ में आई? तो हम लोग कैसे इसको थ्रो करेंगे केस वन में, बाद में फिर हम एंगल पे भी करेंगे। तो अभी जो हमारा जो इनिशियल केस होगा उसमें यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड, मैं सब जगह नहीं दिखला रहा हूँ बट आप मान के चलो कि हमारा क्रॉस है और पूरे इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बी है, जिसका डायरेक्शन कैसा है, इनटू द पेज। और मैं यहाँ पे जो एक चार्ज पार्टिकल है उसको इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में थ्रो करना है। सो आई एम गोइंग टू थ्रो दिस पार्टिकल into space. So what will happen? So what is the direction of the force on this charged particle? किधर लगेगा force? This is the direction of V and this is the direction of B. Obviously ऊपर. these are perpendicular. So the force is going to be act in this direction. So this is going to act in this direction. और आपको पता है कि ये जो होगा एक सेंटर होगा and this is going to move, no? Circle. Yes or no? यदि यहाँ पे भी पार्टिकल चला आता है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, so the direction of force is in this way and this is going to be 90 degrees. Yes or no? The force is always going to be perpendicular to this velocity because we know that this force is going to be q v cross b and v is nothing but the instantaneous velocity. इंस्टैंटेनियस का मतलब हो गया उस समय पे, सो इस समय पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा बिकॉज दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v एंड b। बात समझ में आई? Yes, sir. तो इसमें सवाल क्या क्या उठेगा, आपसे सवाल उठेगा ठीक है भैया चार्ज जो है वो सर्कल पे घूमेगा, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यस और नो? Yes, तो हम sir. लोगों ने बात किया था सर्कुलर मोशन में, यदि कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घूमना है तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए उस पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। और अलग अलग केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अलग अलग चीजें देती है, कहीं कहीं पे आपको ग्रेविटी भी देता है, कहीं कहीं पे स्ट्रिंग का टेंशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बाउल के केस में यदि आप किसी पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ते हो तो दिस इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज दिस इज द फोर्स mg and this is the direction of normal reaction and here something is going to be like this. So this normal reaction force is going to be responsible for the circular motion because this is going to provide the centripetal force, the required centripetal force. स्प्रिंग के केस में जहाँ पे आप एक धागा में एक बॉल बांध के इसको ऐसे गोला घुमाते हैं, तो इस केस में इसको कौन प्रोवाइड करता है, द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, so the tension in the spring is going to provide the required centripetal force. Yes or no? Bending Yes, of sir. rods, so bending of rods में भी आपका normal reaction होता है। Turning on the turning of a vehicle, so वहाँ पे frictional force जो है वो आपको centripetal force provide करता है। यदि कोई पार्टिकल कहीं पे भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। कहने का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। बात समझ में आई? Yes, sir. यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स। सो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, अरे हाँ की ना,
यस सर। और चूंकि ये सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। एम वी स्क्वायर बाई आर हम लिख सकते हैं, and this is nothing but equal to qvb. Just calculate. So we are going to left with r is equal to mv by qb. किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना? नो सर। मतलब जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या हो जाएगा? एम वी बाई क्यू बी। आप ध्यान से देखोगे तो ये एम वी क्या है? क्या मोमेंटम है? अरे मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम। तो पी बाई क्यू बी भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करें तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें हम m से मल्टीप्लाई कर दें और m से डिवाइड कर दें तो क्या मैं इसको p स्क्वायर बाई 2m लिख सकता हूँ? यस सर। एंड व्हाट इज p? स्क्वायर रूट ऑफ 2m के। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मैं रेडियस को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2m k बाई क्यू बी। मैं अलग अलग फॉर्मेट में केवल लिख रहा हूँ, चीजें सारी वही है। क्या लिख सकते हैं? यस सर। अब यहाँ से यदि हम कुछ कंक्लूजन निकालना चाहें तो बोलेंगे कि मेरा जो सर्किल है उसका रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v। तो कहने का मतलब है कि जितना हाई वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे ये सर्किल का रेडियस उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस इज यस सर। प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। यदि बहुत तेजी से हम देखें उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम काफी हाई कर दें तो ये बड़े सर्कल पे घूमेगा। मतलब देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, यदि मैं इसको छोटा वेलोसिटी से करूँ तो दिस इज गोइंग टू मेक दिस टाइप ऑफ सर्किल। यदि मैं बड़ा करूँ तो दिस टाइप ऑफ सर्किल। जैसे वेलोसिटी में बढ़ाता जाऊंगा कुछ इस टाइप का होता जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। जितना वेलोसिटी बढ़ाएंगे ये सर्कल का साइज उतना बड़ा होता चला जाएगा। किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं है ना? नो सर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। एक और बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन में। मैं बोल सकता हूँ कि इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, विच इज नोन एज टाइम पीरियड। इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं ना, वो समय अंतराल जिसमें पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करे। मतलब इतने समय के बाद पार्टिकल ये अपने मोशन को रिपीट करता है तो वो समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो मतलब पार्टिकल यहाँ से पूरे गोले पे घूम के ऐसे 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 इधर ऐसे घूम के यहाँ पे चला है। सो दिस व्हाट इज द वन टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड कैपिटल टी। सो टाइम पीरियड टोटल डिस्टेंस बाय, हाँ जी, टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। यस सर। अरे फॉर्मूला आता है ना, एस इज इक्वल टू वी टी। सो टी इज इक्वल टू एस बाई वी। कितना यस समय सर। लगेगा इतना डिस्टेंस है। सो ये पार्टिकल जो है यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट करे और यहाँ से ऐसे घूमते हुए ये पूरा घूम जाए तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2πr। 2 पाई आर। और इसका वेलोसिटी क्या है? v। वी। तो हम लोग क्या करेंगे? t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी लिख सकते हैं। यस सर। और हमें पता है 2 पाई बाई वी, और आर का वैल्यू हमें पता है। देखो तो क्या है? एम वी बाई क्यू बी। कुछ कटेगा? सो टी इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी। देखो यहाँ पे एक बड़ा खास बात आया।
T independent of V है क्या? Yes, sir. तो यदि ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, मतलब मैं कितना भी तेज थ्रो कर लूं, वो वापस उस जगह पे एक ही समय अंतराल के बाद आएगा। ऐसा क्यों? थोड़ा सा इसको हम विजुलाइज करने की कोशिश करें। यदि आप उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड थोड़ा रखते हैं तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बढ़ाते हैं तो ये बड़ा सर्कल पे जाएगा हाई वेलोसिटी से, उससे भी हाई करते हैं तो इसका, चलिए आप वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो साथ साथ में क्या बढ़ जा रहा है? पार्टिकल के द्वारा Distance. डिस्टेंस ट्रैवल बढ़ जा रहा है ना? तो टाइम उसको क्या रहेगा, यदि हम फॉर्मूला में देखें एस इज इक्वल टू वी टी, तो आप यदि v को इंक्रीज कर रहे हो तो इसके प्रपोर्शन में कौन बढ़ रहा है? s बढ़ रहा है। दैट इज व्हाई दिस t इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये जो t है वो v पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया t इज इक्वल टू 2 πm/qb। एक और चीज यहाँ पे आ जाता है, एक और चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, विच इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? 1/t. यस, दिस इज नथिंग बट 1/t। सो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सो क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला? qb/2πm। कोई तकलीफ किसी को? No, sir. नहीं ना? तो हम लोगों ने पहले सेक्शन में देखा कि जो फोर्स है हमारा किसी चार्ज पार्टिकल पे, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, तो उस पर फोर्स कैसा लगता है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि चलो अब देखते हैं, अब एक एक केस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यदि मैं इसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से थ्रो करता है, तो थ्रो करने का मेरे पास बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो हमें काफी स्पेसिफिक पढ़ना है, पूरा जनरल नहीं पढ़ना। तो एक केस जो पढ़ना है वो परपेंडिकुलर वाला केस पढ़ना है, और एक हम देखेंगे कि जो है वो किसी थीटा एंगल पे मैं इसको थ्रो करूँगा बी के साथ किसी थीटा एंगल पे, और उसके बाद देखेंगे कि इसका मोशन कैसा होता है ना? तो वहाँ पे भी कुछ कुछ टर्म्स हम लोग। तो पहला सेक्शन हमारा हो गया व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यही था ना हमारा? Yes, sir. व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि थ्रो किया जाए, यहाँ पे देखो बी आपका अंदर में है और इसके परपेंडिकुलर में हमारा वेलोसिटी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये वाले केस में हमारा पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, और उसका सर्कुलर मोशन में उसका जो रेडियस ऑफ सर्कल है दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय mv/qb और p/qb और स्क्वायर रूट ऑफ 2mk, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा। उसका टाइम पीरियड भी हमने निकाल लिया, उसका फ्रीक्वेंसी भी हमने निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग कुछ सवाल पे। ये है आपका एग्जांपल नंबर 17। बोल रहा है कि अ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। मतलब तीनों का काइनेटिक एनर्जी जो है, so kinetic energy of proton is equal to k is equal to kinetic energy of alpha particle is equal to kinetic energy of neutron। yes or no? सबका काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी सेम है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई एंड टाइम पीरियड। सो इनका पूछ रहा है कि इनका रेशियो निकालो, किसका? और रेडियाई का। तो देखो, तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 2mk/qb, है ना? तो यदि मैं रेडियस का बोलूं कि r ऑफ प्रोटॉन h2, r ऑफ अल्फा h2, r ऑफ न्यूट्रॉन, सो दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय फार्मूला। देखें तो इस साइड में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m/q प्रोटॉन और
अल्फा प्रोटॉन और प्रोटॉन, क्योंकि बी सेम है, के सबका सेम है, और टू टू तो कैंसिल ही हो जाएगा। एच टू स्क्वायर रूट ऑफ एम अल्फा बाय क्यू अल्फा, एच टू स्क्वायर रूट ऑफ एम ड्यूट्रॉन बाय क्यू ड्यूट्रॉन। यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे देखें, सो एम ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? मान लिया कि प्रोटॉन का मास m है, तो राइट m, और इसका लिख लेते हैं हम लोग e h2। अल्फा का क्या होता है मास? क्या ये 4m होता है? 4 गुना 2 प्रोटॉन 2 यस न्यूट्रॉन, सर। यही होता है ना? और चार्ज क्या होता है? क्या 2e होता है? 2 प्रोटॉन होता है तो? ड्यूट्रॉन में देखें, सो ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है? प्रोटॉन का डबल, और चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। कैसे लिख सकते हैं? यस सर। तो देखो, तो सब में रूट एम बाई ई कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1h2, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 टू कैंसिल, ये भी 1 ही हो जाएगा। h2 एम बाई ई, रूट एम बाई ई निकालते हैं तो हो जाएगा रूट टू, 1:1 रूट टू। ये किसका आपका जो रेशियो है वो किसका आ गया? तो रेडियस का। यस और नो? यस सर। क्या इसी तरीके से आप टाइम पीरियड का निकाल सकते हो? यस टाइम सर। पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी। तो हम लोग लिख सकते हैं t ऑफ प्रोटॉन h2, t ऑफ अल्फा h2, t ऑफ न्यूट्रॉन। देखो, तो यहाँ पे 2 पाई तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग m ऑफ p बाई q ऑफ p h2, m ऑफ अल्फा बाई q ऑफ अल्फा h2, m ऑफ न्यूट्रॉन बाई q ऑफ न्यूट्रॉन। वैल्यू रखेंगे तो क्या लिखेंगे? m ऑफ प्रोटॉन m बाई e h2, m ऑफ अल्फा, so this is 4m by 2e h2, m of return, so this is 2m by e। देखो m by e निकालते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? So this is 1 h2 2 h2 2। क्लियर? यस सर। किसी को दिक्कत है तो बतलाओ। एनीवन? किसी को भी कोई इसमें परेशानी है तो बतलाइए, घर पे इसको जरूर बनाइएगा। तो ये केवल आपको रेशियो निकालना है। अब जो मेन सवाल आता है, मेन सवाल यहाँ पे आता है, एग्जाम्पल 18। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो मैं इसको बनाऊंगा पूरा का पूरा। अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q, मास m, enters into a uniform magnetic field with velocity v as shown in the figure। तो कुछ इस तरीके से है, और ये लाइन pq है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ pq, मतलब pq के इस साइड में जो b है वो क्या है? जीरो है, मतलब इसके राइट साइड में b, द लेफ्ट ऑफ pq। फाइंड टाइम स्पेंट, मतलब ये कितना देर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। डिस्टेंस ट्रैवल इन द मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और इम्पल्स ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स का इम्पल्स क्या होगा। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए, दिस इज पी क्यू, दिस इज वी, और यहाँ पे क्रॉस में। तो मैं इस सवाल को लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल 18। तो हमारे पास एक लाइन है ऐसा, and this is nothing but this line is PQ, and we are going to throw a particle with velocity v at this angle theta, and we have a magnetic field in this, that in this way this is, and this side this is b,
So we have to calculate the time spent by this charged particle in the magnetic field, the distance traveled by the magnetic field, and the change in impulse or the impulse on this charged particle. ठीक है? हाँ जी, तो Yes, थोड़ा sir. सा अब यहाँ पे एनालाइज करते हैं चीजों को और सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। सो बी किधर है? पेज के अंदर, और वी यहाँ पे है। सो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? क्या ये होगा? बी क्रॉस बी यदि हम घूमे तो आप एक पेन रखो वी के डायरेक्शन में, यदि आपके पास अभी 3 पेन है तो एक पेन रखो वी के डायरेक्शन में, दूसरा पेन इनटू द पेज है तो उसको पेन को नीचे करो और उसके बाद बी क्रॉस बी देखो इधर आ रहा है। आप ध्यान से देखोगे, ऐसा करोगे पेन के साथ तो आपको दिखाई देगा द v cross p is going to be given in this direction. Yes or no? Yes, sir. Because this is going to be perpendicular to v also and perpendicular to b also. So b तो पेज के अंदर है और ये फोर्स पेज पे है, तो this force is going to perpendicular to b, है ना? So v पे भी perpendicular होगा, बट दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक ऊपर की तरफ भी हो सकता है, एक नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो हमारा जो एक्चुअल होगा इस हिसाब से f इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से, तो क्यू चूंकि हमारा पॉजिटिव है तो v क्रॉस b का डायरेक्शन हमारा ये आएगा। तो फोर्स इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। और हमें पता है कि हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो वो किस पे घूमता है? एक सर्कल पे। और Yes, सर्कल sir. का सेंटर कहाँ पे होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं यहाँ पे होगा सेंटर, क्योंकि सेंटर से ही पास करता हुआ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू मीट सर्कल। ओहो, बहुत गंदा डायग्राम बना। तो क्या कुछ इस टाइप से बनेगा? मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा? जीरो है। 0. तो ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से ऐसे मूव करेगा और ऐसे निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगा दिस इज गोइंग टू मूव दिस डायरेक्शन, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और सर्कुलर मोशन में यदि हम सिमेट्री देखें तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा। यस और नो? Yes, sir. होगा ना? तो हमसे क्या पूछा है? तो पहला चीज पूछा है कि यहाँ से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर तक रहेगा। कैसे निकालेंगे? पूरा सर्कल पे घूमने में इसको कितना देर लगता है? टी। तो ये एंगल घूमने में कितना देर लगेगा? तो हम लोग यहाँ पे बकरी बेच सकते हैं कि सिंस ये पूरा एक चक्कर में कितना एंगल घूम जाता है? 2 पाई, और मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है। सो सिंस 2 पाई एंगल घूमने में इसको समय लगता है टी, लिख सकते हैं। इसलिए Yes, sir. यूनिट एंगल घूमने में कितना लगेगा इसको? t/2 पाई। इसलिए अल्फा एंगल घूमने में इसको कितना लगेगा? t/2 पाई इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज इन रेडियन। रेडियन में रखना होगा क्योंकि हमने ये एंगल किस में रखा है? रेडियन में रखा है। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. सब हमारा टास्क होगा कि ये अल्फा कैसे निकालेंगे, ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा ज्योमेट्री में आते हैं। यहाँ पे ये टेंजेंट है, दिस वेलोसिटी इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, दिया है। हाँ Yes, जी, sir. क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? Yes, sir.
और इस पे चूंकि ये लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये एंगल यदि 90 डिग्री है तो ये वाला और ये वाला जोड़ के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली देखूँ तो क्या ये एंगल मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? यस सर। देख लो यहाँ पे डायग्राम में थीटा 90 और 90 माइनस थीटा तीनों जोड़ो कितना हो जाएगा? क्या 180 हो जा रहा है? तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180? अरे हाँ कि ना? यस सर। तो देखो तो अल्फा कितना आ जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। 180 180 cancels, so alpha is equal to 2 theta। ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, मुझे इतना बतलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना? यस सर। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो हम बोलेंगे कितना देर रहेगा? सो t बाई 2 पाई इंटू 2 थीटा, सो 2 2 कैंसिल, सो दिस इज t थीटा इंटू पाई। अब बात आती है कि भैया t का वैल्यू क्या होगा? तो t का वैल्यू क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी होता है ना? ऊपर में भी यस लिखा था, तो इसका वैल्यू लिख लेंगे। The time spent by this charged particle in the magnetic field is going to be 2 pi m theta by q b pi. This pi, this pi is going to be cancel out. So this is nothing but 2 m theta by, मैं 2b क्यों लिखा? qb लिखूंगा ना, qb। क्लियर? हाँ जी। यस सर। तो पहला सवाल पूछा कि अच्छा ठीक है, इसको कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। दूसरा सवाल पूछा है कि इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस कौन सा हो गया? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? यहाँ से स्टार्ट किया तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हो गया, है ना? तो ये आर्क जो है वो आर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? आई एम गोइंग टू अगेन ड्रॉ द डायग्राम। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, मैं फिर से एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल पे 2 पॉइंट है। सो इस आर्क का डिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम लोग? हमारे पास फॉर्मूला होता है, और ये एंगल कितना है? अल्फा। और इसको एल मानते हैं, इसको आर मानते हैं, तो क्या लिखते हैं? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यस सर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। सो व्हाट इज एल? आर अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? आर 2 थीटा। यस और नो? यस सर। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 2 आर थीटा। एंड व्हाट इज आर? 2। आर का वैल्यू क्या था? mv बाई qb। So this value is going to be 2mv theta by qb. This is what is the distance traveled by the charged particle. Clear? यस सर। And what is impulse? Impulse का क्या होता है? Impulse किसको बोलते हैं? अरे बोलो, what is impulse? शॉर्ट टाइम। हाँ, कैसे डिफाइन करोगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? हमसे पूछा है तीसरा पार्ट में कि what is impulse applied by the magnetic field?
क्या लिखते हैं इम्पल्स का फॉर्मूला? क्योंकि आपने न्यूटन लॉ में ढंग से पढ़ा होगा, सो न्यूटन लॉ में बताया गया कि इम्पल्स इज नथिंग बट एफ इंटू डी टी। यस सर, एफ डेल्टा पढ़ा था टी। क्या? एफ डेल्टा टी। यस थोड़ा सा सर। डिफिनीशन पे यदि हम आते हैं, एफ इज नथिंग बट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, the rate of change of momentum with respect to time is force। अरे हाँ कि ना? यस सर। सो एफ इंटू डेल्टा टी हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी। इसका यस मतलब है सर। कि हम इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं? अरे जल्दी बोलो। अच्छा, डेल्टा पी लिख सकते हैं। यस सर। डेल्टा पी। चलो आते हैं। So what is the initial P? बोलो। इनिशियल P किधर को होगा? This is the direction of P initial, and what is the direction of P final? This is the P final। कलर दिखलाई दे रहा है ना? मैं कलर चेंज यस कर सर। दूंगा वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। So this is PF and this is PI। So what is PF minus PI? हाँ जी, दो वेक्टर है हमारे पास। सो PF माइनस PI निकालना है। चलो PF को हम लोग निकालते हैं पहले। सो PF को मैं लिखता हूँ। इसका क्या दो कंपोनेंट हो सकता है? लेट्स अज्यूम दैट दिस इज आवर एक्स एक्सिस and this is our y axis। क्लियर? तो इसका यस कंपोनेंट सर। हम लोग लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट एक इधर होगा और एक ऊपर की तरफ होगा, और ये एंगल थीटा है। और इसका मोमेंटम पीएफ जो है वो क्या हो जाएगा? एमडी ही होगा। सो ऊपर में क्या लिखेंगे? एमवी कॉस थीटा जी हैट। यस और नो? यस सर। और इधर में लिखेंगे एमवी साइन थीटा माइनस आई हैट, बिकॉज दिस इज आवर यस एक्स सर। डायरेक्शन। ऐसे ही इनिशियल का देखते हैं। इनिशियल का भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर को होगा और एक इधर को होगा। इधर वाला क्या लिखेंगे? इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, है ना? तो इधर में हो जाएगा हमारा एम वी साइन थीटा आई हैट, और इसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एम वी कॉस थीटा जी हैट। कोई दिक्कत? नो सर। तो मैं यहाँ पे पहले एक टर्म लिख लेता हूँ ताकि आपको आसान रहेगा। मैं लिखता हूँ पी इनिशियल। पी इनिशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम वी साइन थीटा आई हैट प्लस एम वी कॉस थीटा जे हैट। क्या लिख सकता हूँ? यस सर। देख लो। इनिशियल पी लिख रहा हूँ। पी इनिशियल, दिस इज पी इनिशियल। एम वी साइन थीटा आई हैट प्लस एम वी कॉस थीटा जे हैट। लिख सकते हैं? यस सर। अरे सब लोग को क्लियर है ये बात? यस सर। पी फाइनल क्या लिखेंगे? पी फाइनल लिखेंगे एम वी साइन थीटा माइनस आई हैट प्लस एम वी कॉस थीटा जे हैट। लिख सकते हैं पी फाइनल। सो व्हाट इज पी फाइनल? तो लिख सकते हैं माइनस एम वी साइन थीटा आई हैट प्लस एम वी कॉस थीटा जे हैट। और फिर हम इम्पल्स की यदि हम डेफिनेशन पे जाएं तो क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम। तो दिस इज पी एफ माइनस पी आई। यस और नो? फाइनल मोमेंटम यस माइनस सर। initial momentum. So just put the value. So final momentum is minus mv sine theta I hat plus mv cos theta g hat। अब माइनस पी आई करेंगे, सो दिस इज माइनस एम वी साइन थीटा आई हैट और माइनस एम वी कॉस थीटा जी हैट। क्या लिख सकते हैं ऐसे?
यस सर। देखो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? तो हमारे पास की नेट क्या बचेगा? -2mv sin theta I hat. This is what is the impulse provided by the magnetic field. क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो इस सवाल में। एग्जाम्पल 18। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्यू को थ्रो किया गया था एंड दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब मैं इसी सवाल को बोलूंगा कि आप रिपीट करो। व्हेन दिस चार्ज इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो नेगेटिव होने पे क्या होगा? ये यदि नेगेटिव होता है तो अभी जो फोर्स का डायरेक्शन है माइनस करने पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल 19। तो यदि ये मेरा लाइन पी क्यू है और यहाँ पे मैं यदि किसी चार्ज को ऐसे थ्रो करता हूँ किसी एंगल थीटा पे, है ना? सब इस पे जो हमारा फोर्स लगेगा और यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी v। The direction of force is in this way because we know that F is equal to Q V cross B और यहाँ पे Q मेरा क्या है? नेगेटिव है। तो जो पहले के केस में हमारा डायरेक्शन था फोर्स का उसका रिवर्स हो जाएगा इस नेगेटिव के कारण, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो यदि फोर्स इधर होता है तो इसका सेंटर यहीं पे कहीं पे होगा। So what it is going to make? So this is going to make a circle like this. So obviously this angle is going to be again 2 theta. So the particle is going to move on this circular path. So आपसे फिर से तीन सवाल पूछा गया। तो पहला पूछा गया कि कितना टाइम स्पेंड करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा सवाल पूछा गया क्या था आपका, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और तीसरा इम्पल्स क्या होगा। निकाल सकते हो क्या? यस सर। सबको ये बात समझ में आया कि नेगेटिव चार्ज होने पे ये सर्कल ऐसा क्यों बन गया? ऊपर वाले केस में देखोगे तो ये वाला पोर्शन था, अभी वाला में ये वाला अंदर आ गया। देखो ऊपर वाले केस में हमारा सर्कल कैसा बना था, ऐसा बना था, मतलब सर्कल का ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला पोर्शन ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। अभी चार्ज को जैसे ही मैंने निगेटिव किया तो चार्ज को निगेटिव करने से जो हमारा पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो कौन डिसाइड कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन डिसाइड करता है? द साइन ऑफ चार्ज। यदि ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी यहाँ पे थ्रो करते तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगता, बट चूंकि निगेटिव है तो इसके अपोजिट में लगेगा। और जब फोर्स इधर लगेगा तो ये सर्किल ऐसे बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल का सेंटर होगा। और यहाँ पे यदि फोर्स इधर लगेगा तो सेंटर यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है? इस यस पे सर। आईआईटी एडवांस में बहुत बार सवाल पूछा है इस कॉन्सेप्ट पे। आप आईआईटी एडवांस का सवाल उठा के देखोगे, उसका पेपर उठा के देखोगे तो इस पे बहुत बार सवाल पूछा गया है। आई थिंक एग्जैक्टली यही सवाल भी पूछा गया। तो ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एडवांस का ही प्रॉब्लम है। इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको क्या है, कुछ ज्योमेट्री है, कुछ आपके 11th का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हुआ है कि हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इम्पल्स, हाउ you are going to calculate the distance travel, etc. etc. So this is going to be your homework. तो आज मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।